अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट की सीरीज़ के अंदर सेक्शन 19 से लेकर सेक्शन 26 तक। पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था सेक्शन 5 से लेकर 18 तक, और उससे पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था सेक्शन 1 से लेकर 4 तक। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सर्विस ऑफ समन कैसे होगी, किसी बंदे को जब समन होगा तो वो अपीयर कैसे होगा, किस किस तरीके से अपीयर हो सकता है, और लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर क्या क्या पावर्स मज़ीद बताई गई हैं, यानी कि क्या रूल्स बनाए जा सकते हैं। जो 1967 के रूल्स हैं वो किस सेक्शन के तहत बनाए गए हैं, तो इन बातों को आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है जी सेक्शन 19। सेक्शन 19 के अंदर वो बताता है सबऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, के हर रेवेन्यू ऑफिसर अपने फंक्शंस की परफॉर्मेंस किस जगह पर करेगा, किस वक्त करेगा, किस मैनर में करेगा, इसके बारे में डायरेक्शंस और कंट्रोल कौन होगा, किसके पास होगा, जिसका वो सब ऑर्डिनेट है। यानी कि हर अफसर अपने ऊपर वाले अफसर की डायरेक्शन के ऊपर, उसके कंट्रोल के अंडर अपनी फंक्शंस को परफॉर्म करेगा उस मैनर में, उस वक्त और उस जगह पर जैसा उसका ऊपर वाला अफसर बताएगा। उसके बाद सेक्शन 20 के अंदर है कि पावर टू मेक रूल्स एज टू प्रोसीजर, यानी कि ये वो सेक्शन है जिसके ज़रिए लैंड रेवेन्यू एक्ट के रूल्स भी बने हुए हैं। तो इस सेक्शन के अंदर वो कहता है सब क्लास 1 के अंदर कि अगर इस एक्ट में कोई किसी केस के बारे में कोई प्रोसीजर साइलेंट है, कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या कर सकता है, हुकूमत की इजाज़त के साथ रूल्स बना सकता है, और वो रूल्स इस एक्ट के इनकन्सिस्टेंट नहीं होने चाहिए। उसके बाद वो कहता है कि वो रूल्स किस किस मैटर्स के लिए बनाए जा सकते हैं, वो इस मैटर्स के लिए बनाए जा सकते हैं। सब क्लास 2 के अंदर है कि उन रूल्स के अंदर ये पावर्स दी जाएंगी, ये रेवेन्यू ऑफिसर को पावर कन्फर की जाएगी कि वो किसी को इजेक्ट कर सकता है किसी प्रॉपर्टी से, इमूवेबल प्रॉपर्टी से, या किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन की डिलीवरी कर सकता है, यानी कि किसी को किसी प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा सकता है, या किसी को कोई प्रॉपर्टी की पोजेशन दी जा सकती है। और वो इसके बाद ये बात की जा रही है इसके अंदर कि अगर वो ऐसी पावर्स एक्सरसाइज कर रहा होगा तो उसके पास ऐसी ही पावर्स होंगी जैसी एक सिविल कोर्ट के पास पावर्स होती हैं जब वो किसी को इजेक्ट करती है प्रॉपर्टी से, या किसी को किसी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिलीवरी करती है पोजेशन की। जो पावर्स सिविल कोर्ट उस वक्त पावर्स यूज़ कर रही होती है वही पावर्स इसके पास भी यहाँ पर होंगी। उसके बाद सब क्लास 3 के अंदर वो कहता है कि कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को कोई भी मैटर, कोई भी केस रेफ़र कर सकता है कि आप इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करें और फिर मुझे रिपोर्ट दें, और फिर रिपोर्ट लेने के बाद और पार्टीज़ को सुनने के बाद, उनको बोलने का मौका देने के बाद, उनको हर्ड करने के बाद उस मैटर को डिसाइड कर सकता है। ये हमें सेक्शन 20 के अंदर प्रोसीजर बताया गया है। उसके बाद सेक्शन 21 के अंदर वो बताता है कि पावर पर्सनस बाय होम एप्लीकेशन एंड अपेयरेंस में बी मेड बिफोर द रेवेन्यू ऑफिसर्स। ये बेसिकली बात की जा रही है ऑर्डर 3 रूल 1 ऑफ द CPC। ऑर्डर 3 की वीडियो डिटेल के अंदर हम बना चुके हैं, उसके अंदर आप सुन सकते हैं। तो इसके अंदर वो बता रहा है कि रेवेन्यू कोर्ट के अंदर कौन अपीयर हो सकता है, कौन एप्लीकेशन दे सकता है, कौन एक्ट कर सकता है। इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग मैं उस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। तो वो कहता है कि कोई भी बंदा इन पर्सन भी अपीयर हो सकता है, एक्ट एप्लीकेशन कर सकता है, किसी एजेंट के ज़रिए भी आ सकता है, और लीगल प्रैक्टिशनर के ज़रिए भी आ सकता है। फिर उसके बाद प्रोवाइज़ो में बताया गया है कि अगर किसी की अपेरेंस रेवेन्यू कोर्ट ने इन पर्सन मांगी है कि नहीं, उसको इन पर्सन लाजमी ही अपीयर होना है, तो फिर उसके लिए उसको एग्जाम्शन नहीं दी जाएगी कि वो लीगल प्रैक्टिशनर के ज़रिए आए या एजेंट के ज़रिए आए, फिर उसने इन पर्सन ही आना है। ये बात भी उस ऑर्डर के अंदर की गई है। उसके बाद वो कहता है कि रेवेन्यू कोर्ट के अंदर आपको किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर की फ़ीस एज ए कास्ट नहीं दिलाई जाएगी। कास्ट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, और सेक्शन 35 और 35A CPC की सीरीज़ के अंदर वीडियोस बन चुकी हैं, उसके अंदर हमने डिटेल से पढ़ा है कि कास्ट क्या होता है। तो कास्ट ये होती है कि आपको ख़र्चा दिलाया जाता है केस का, लेकिन वो यहाँ पर वाज़े तौर पर कह रहा है कि आपको केस का ख़र्चा भी दिलाया जा सकता है, हर चीज़ दिलाई जा सकती है, लेकिन लीगल प्रैक्टिशनर, आपके वकील की फ़ीस आपको कास्ट में नहीं दिलाई जाएगी। अगर रेवेन्यू कोर्ट अलाउ कर देती है तो और बात है, वरना जनरल रूल ये बताया गया है कि वो आपको नहीं दिलाई जाएगी। उसके बाद सेक्शन 22 के अंदर बताया गया है कि पावर ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स टू समन एनी पर्सन टू प्रोड्यूस एज ए विटनेस एंड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर वो बता रहा है कि रेवेन्यू कोर्ट किसी को भी ऑर्डर कर सकती है कि आप मेरे पास पेश हो जाएं, समन कर सकती है कि आप अदालत में हाजिर हों। उसके बाद सब क्लास 2 के अंदर वो बताता है कि अगर उस समन में इन पर्सन नहीं लिखा हुआ,
समन में अगर लिखा हुआ है कि आपने इन पर्सन ही लाजमी पेश होना है तो फिर तो उसने इन पर्सन लाजमी पेश होना है, जैसे हम प्रीसीडिंग सेक्शन के अंदर भी पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर उसमें यह नहीं लिखा हुआ तो फिर आप रिकगनाइज्ड एजेंट के ज़रिए भी आ सकते हैं और लीगल प्रैक्टिशनर के ज़रिए भी आ सकते हैं। उसके बाद प्रोवाइज़ो के अंदर वो बताता है कि जो CPC के सेक्शन 132 और 133 के अंदर जिन लोगों को एग्जेम्पशंस हासिल है उनकी पर्सनल अटेंडेंस से, पर्सनल अपीयरेंस से, तो वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर भी उनको अलाउ है। अब 132 के अंदर क्या है, 133 के अंदर क्या है, इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियोस मौजूद हैं, आप सुन सकते हैं CPC की सीरीज़ के अंदर। 132 के अंदर पर्दा नशीन लेडी के बारे में है और 133 के अंदर लेजिस्लेचर के लोग या पार्लियामेंट के लोग या पब्लिक सर्वेंट्स जिनकी पर्सनल अपीयरेंस से उनके काम पर हर्ज पड़ेगा तो अदालत उनकी पर्सनल अपीयरेंस को एग्जेम्प्ट कर देती है, तो वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा। उसके बाद वो कहता है कि जिस बंदे को भी बुलाया जाएगा, उन जिसको भी समन किया जाएगा तो उसने आना है और उसने आकर जो भी उससे पूछा जाएगा उसने ट्रू बताना है, ट्रू स्टेटमेंट देनी है, उसने अदालत में कोई गलत बात नहीं करनी और जो भी डॉक्यूमेंट्स अदालत उससे मांगेगी उसने वो भी आकर रेवेन्यू कोर्ट को, रेवेन्यू ऑफिसर को आकर पेश करने हैं। मैं ये बार बार अदालत का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इससे मुराद वो रेवेन्यू कोर्ट या रेवेन्यू ऑफिसर है। तो जो भी वो डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगेंगे वो उन्होंने आकर पेश करने हैं और जो भी उनसे पूछा जाएगा वो उन्होंने सच सच बिल्कुल ठीक बताना है। उसके बाद सेक्शन 23 के अंदर बताया गया कि समन्स टू बी इन राइटिंग, सील्ड एंड साइन, कि यहाँ पर वही CPC वाला प्रोसीजर बताया गया है। ऑर्डर 5 के अंदर जो हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, आप सुन सकते हैं कि समन क्या होगा, एक तो राइटिंग में होगा, दूसरा डुप्लीकेट फॉर्म में होगा, यानी कि उसके 2 परत होंगे और 2 परतों का क्या मकसद होता है ये भी उस वीडियो में हम बता चुके हैं। तीसरा ये कि उसके ऊपर वजह लिखी होगी कि किस पर्पज़ के लिए वो इशू किया गया है। चौथा, उसके ऊपर रेवेन्यू ऑफिसर के साइन होंगे और अगर उसकी कोई सील है तो वो सील भी उसके ऊपर मौजूद होगी। ये 5 चीज़ें एक समन के ऊपर होना ज़रूरी है। उसके बाद सेक्शन 24 के अंदर बताता है मोड ऑफ समन्स, कि वही ऑर्डर 5 वाला तरीक़ाकार कि सबसे पहले तो कोशिश की जाएगी कि उसके ऊपर इन पर्सन किया जाएगा सर्व, अगर इन पर्सन सर्व नहीं होता तो फिर उसके एजेंट के ऊपर सर्व किया जाएगा, अगर उसके एजेंट के ऊपर भी सर्व नहीं हो सकता तो फिर उसके घर के मेल अडल्ट मेंबर के ऊपर सर्व किया जाएगा। उसके बाद वो बताता है कि अगर उसको ढूंढने के बाद उसका घर भी नहीं मिलता, एजेंट भी नहीं मिलता, उसका मेल मेंबर भी नहीं मिलता या वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसके घर के कंस्पिशियस पार्ट के ऊपर वो अफिक्स कर दिया जाएगा, चश्मा कर दिया जाएगा। उसके बाद बताता है, ये सब क्लास 2 के अंदर बात हो रही है, कि अगर वो इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहता जहाँ पर ये रेवेन्यू ऑफिसर मौजूद है या किसी और डिस्ट्रिक्ट में वो रहता है या उसकी वो लैंड किसी और डिस्ट्रिक्ट में है तो फिर क्या किया जाएगा, फिर उसका तरीक़ाकार ये होगा कि उस डिस्ट्रिक्ट के रेवेन्यू ऑफिसर को ये भेज दिया जाएगा समन। फिर वो रेवेन्यू ऑफिसर ने क्या करना है तो फिर उसने दोबारा वही तरीका अपनाना है कि सबसे पहले इन पर्सन की कोशिश करनी है, अगर इन पर्सन नहीं हो सकता तो फिर एजेंट के ज़रिए, अगर एजेंट के ज़रिए नहीं हो सकता तो फिर मेल मेंबर को, अगर ये तरीका भी नहीं हो सकता तो फिर उसने भी अफिक्स कर देना है। और अफिक्स करने के बाद अगर वो समझता है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं कि अफिक्सेशन से भी काम नहीं चलेगा तो फिर वो कुछ लोगों को तो डिलीवर कर देगा, अफिक्सेशन वाला ये प्रोसीजर भी अपना लेगा और बाकियों के लिए वो क्या कर देगा, प्रोक्लेमेशन कर देगा, इश्तिहार कर देगा। उसके बाद वो बता रहा है कि इस सारे प्रोसीजर के एडिशन में या इसकी सब्सटीट्यूशन में ये सारा प्रोसीजर अपना कर भी या इसकी जगह वो ये भी कर सकता है कि रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए भी उसको भेज सकता है, यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट UMS के ज़रिए, अर्जेंट मेल सर्विस के ज़रिए या TCS के ज़रिए, DCS के ज़रिए, LCS के ज़रिए, कोई भी कोरियर सर्विस वो इस्तेमाल करके उसके ऊपर ये सर्विस करा सकता है। या आजकल तो अथॉरिटीज़ ये भी आ गई हैं कि आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी समन करा सकते हैं, कि अगर आपने उसको समन सेंड कर दिया व्हाट्सएप के ऊपर और उसके डबल टिक आ गए और ब्लू हो गया तो इसका मतलब है कि आपका समन सर्व हो गया है और ये सही उसकी सर्विस समझी जाएगी। उसके बाद वो बता रहा है कि जैसे ही आपने रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए भेजा है, जैसे यहाँ से मेल चली गई, जैसे यहाँ से सेंड हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि उसके ऊपर सही सर्विस हो गई और वो समन ड्यूली सर्व हो गया है। उसके बाद सेक्शन 25 के अंदर वो बताता है मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन। वो कहता है कि अगर कोई नोटिस भेजना है, कोई ऑर्डर भेजना है, कोई प्रोक्लेमेशन भेजनी है तो उसका भी वही तरीका होगा जो हम सेक्शन 24 के अंदर पढ़ चुके हैं, कि सबसे पहले जो एक तरीका कार चलता है उसी तरीके को पूरे को अपनाना पड़ेगा। उसके बाद वो सब क्लास 2 के अंदर बताता है कि अगर इस नोटिस, ऑर्डर या प्रोक्लेमेशन के अंदर कोई नाम की गलती हो गई है
कोई किसी बंदे का नाम गलत लिख दिया गया है तो इस बात के ऊपर ये नोटिस, ऑर्डर या प्रोक्लेमेशन वाइड नहीं हो जाएगा, बल्कि उस एरर को ठीक किया जा सकता है, उसकी वजह से ये वाइड नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर उसकी वजह से कोई सब्सटेंशियल इनजस्टिस हो रहा है, कोई गैर इंसाफ़ी हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, तो फिर ये वाइड हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और बंदे का नाम लिख दिया गया, जो दो एक जैसे बंदे थे, उनकी वल्दियत एक जैसी थी, उनके जाना इसके पास था, उसके पास चला गया, या नाम गलत हो गया, किसी और बंदे के पास चला गया, वो आ गया, उसको बुलाया जा रहा है और फिर उसके ख़िलाफ़ प्रोक्लेमेशन हो रही है, उसके ख़िलाफ़ चस्पाइंदगी हो रही है, तो ये एक इनजस्टिस हो रहा है, इरेगुलरिटी हो रही है, तो इसकी वजह से वो वाइड हो सकता है, वरना उसको वाइड करार नहीं दिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 26 के अंदर वो बताता है मोड ऑफ मेकिंग प्रोक्लेमेशन, यानी कि वो प्रोक्लेमेशन जो इश्तिहार है उसका तरीक़ाकार क्या होगा। वो कहता है कि उसका तरीक़ाकार जो इस एक्ट में बताया गया है, उसके अलावा ये भी हो सकता है कि उस इलाके में ड्रम बीटिंग कराई जा सकती है, ढोल बजाया जा सकता है, या कोई और तरीका भी इस तरह का अपनाया जा सकता है। ऑर्डर 5 के रूल 20 के अंदर भी ये मोड्स बताए गए हैं। तो या तो ड्रम बीटिंग कराई जा सकती है, कोई और मोड अपनाया जा सकता है, और इसके साथ उसके इलाके और उस लैंड के ऊपर, जिस लैंड के बारे में वो मैटर है, मामला है, उसके कॉन्स्पिशियस पार्ट के ऊपर लगा दिया जाएगा। यानी कि एक तो उस लैंड के ऊपर लगा दिया जाएगा। दूसरा तरीका ये अपनाया जा सकता है कि उसके इलाके में ड्रम बीटिंग ढोल बजाया जा सकता है, या कोई और तरीका भी अपनाया जा सकता है। तो ढोल बजाने का तरीका अब नहीं अपनाया जाता, क्योंकि ये एक्ट बनाया गया है 1967 के अंदर। उस वक्त इतने ज़राए नहीं थे, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ नहीं थे, उस वक्त मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, टेलीविज़न नहीं थी, टेलीग्राम नहीं था, तो ये सारे सहूलियात मौजूद नहीं थी, और अखबार इश्तिहार नहीं थे, जिसकी वजह से ये तरीके लिखे गए हैं। लेकिन आजकल ऐसा जो दौर चल रहा है, मॉडर्न दौर है, तो इसके अंदर ये चीज़ें नहीं अपनाई जाती। तो ये सारा प्रोसीजर इसी तरह होता है कि एफिक्सेशन हो जाती है, या फिर अखबार इश्तिहार हो जाता है, और वो अखबार इश्तिहार होता है तो अखबार वाले ख़ुद जाकर उस बंदे के पास पहुंचा देते हैं कि आपके बारे में इश्तिहार आ गया अखबार में, और आप फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ रेवेन्यू ऑफिसर के पास या फ़लाँ अदालत में पेश हो जाएं। और दूसरा तरीका ये है कि उसकी उस लैंड के ऊपर जब अफिक्स कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर भी वो मशहूर जगह होगी, लोग भी देखेंगे, वो ख़ुद भी देख सकता है, तो किसी न किसी तरीके से उस तक इत्तला पहुँच जाती है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर लैंड रेवेन्यू एक्ट की सीरीज़ के अंदर सेक्शन 19 से लेकर सेक्शन 26 तक। उम्मीद है कि आपको सेक्शन 19 से सेक्शन 26 तक समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।